Hello everyone, welcome back to my another video tutorial of biology and आज के इस वीडियो में हम लिविंग वर्ड जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे और इसमें हम लिविंग बींग्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए कि जो आपके दोस्त हैं वो भी इसके बारे में पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड नाम सुनते ही आपको कहीं ना कहीं जरूर महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ये सजीवों की बात हो रही है या हमारी बात हो रही है। तो हमारे इस सुंदर सी प्यारी सी धरती पर पाए जाने वाले लिविंग बींग्स या सजीव जो कि इस धरती की सुंदरता को और बढ़ाते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिविंग बींग्स के जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं उसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन हम करते चलते हैं जिससे हमें याद हो जाएगा कि हमने वहां पर ये पढ़ा था, फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एनसीईआरटी की लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे और जो आंसर आपको उसके लिखने होंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ बाहर से ज्यादा मेंशन इसमें नहीं किया है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किए हैं, वो जहां भी हैं आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो आपको ये नोट के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। तो अभी कुछ चीजें जो हम बताएंगे उसे आप पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए, नोट करते चलिए साथ में, और इस स्लाइड्स पर जो भी आपको दिख रहा है ये एज इट इज नोट्स के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आप उससे भी जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जो लाइफ है वो मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम ये बहुत ही गर्म हुआ करती थी हमारी धरती। तो इतनी गर्मी थी कि उस टाइम लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो सिर्फ एटम्स, जब धीरे धीरे बारिश होती गई और धरती हमारी ठंडी होती चली गई तो उसके कुछ टाइम बाद केमिकल तो उस टाइम प्रेजेंट थे लेकिन लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। तो उसके कुछ समय के बाद जो एटम्स प्रेजेंट थे, इस एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं होता या ना ही इनकी कोई यूनिट होती है, क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं, इनसे छोटा कुछ भी प्रेजेंट हमारे अर्थ पर नहीं होता है। तो इन एटम्स के बीच में, क्योंकि एटम जो है आपस में कुछ इनमें इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन के फलस्वरूप ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, और मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुआ जिससे सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हुआ। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब इस जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रेजेंट, उनका फॉर्मेशन हुआ और उन्होंने खुद को सेल के अंदर कवर्ड किया, यानी सेल का भी फॉर्मेशन हुआ किसके, सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा। और फिर बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन किए और फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, यानी सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। जब बहुत सारे ऑर्गन बने तो उनको सिस्टेमिक वे में नेचर ने अरेंज किया या वो नेचुरली अरेंज हो गए, जो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, यानी एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए सेम स्पीसीज के, तो वो एक पॉपुलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर जो जनसंख्या निवास करती है, जो लिविंग बींग्स प्रेजेंट है या जो लाइफ प्रेजेंट है, उसको हम पॉपुलेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं या उसे पॉपुलेशन कहते हैं। फिर क्या हुआ, जब वैरायटीज ऑफ एनिमल या वैरायटीज ऑफ लाइफ बन गई, इसमें प्लांट, एनिमल, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रोब्स, उनका तो फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था, उन सब से मिल करके एक बायोसिनोसिस बना जिसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं, इकोलॉजी का ही नाम है। और बायोसिनोसिस में क्या होता है, बायोसिनोसिस एक्चुअली ये एक एसोसिएशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो कि क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के एक ही स्थान पर एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। तो इस तरीके से बायोसिनोसिस का फॉर्मेशन हुआ।
इसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं। और इकोलॉजी से इकोसिस्टम बना, यानी एक ही एटमॉस्फेयर है, एक ही अर्थ पर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और उनके साथ नॉन लिविंग मैटर भी है, यानी बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं। तो इनसे इकोसिस्टम बना और बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर के क्या बना, बायोम्स या बायोमा, जिसमें आप देख सकते हैं एक्वाटिक लाइफ फॉर्म जो है वो पानी के अंदर यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं इस फिगर में, लेकिन जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म है वो जल के अंदर होते हैं, वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। और जो लैंड या अर्थ पर पाए जाने वाले लाइफ हैं वो हमारे इस हरी भरी धरती पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं, वो धरती पर पाए जाते हैं। जिससे धरती पर भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ समतल भूभाग है, जियोग्राफिक एरिया है हमारे अर्थ का, और कुछ फॉरेस्ट यानी वन या वनीय क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म जो है वो निवास करती है। तो इन सबको मिला करके एक बायोम्स बना, और बायोम्स से फिर बायोस्फीयर बना। बायोस्फीयर इन द सेंस कि हमारे अर्थ या हमारे एनवायरनमेंट का वो पार्ट या वो एटमॉस्फेयर जहां पर लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोज लिखा है आगे लगा हुआ है, और बायोस का मतलब आपको मालूम है कि लाइफ होता है। तो हमारे अर्थ, संपूर्ण अर्थ पर या कंप्लीट अर्थ पर लगभग लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ही है। तो इन सब को मिला करके एक बायोस्फीयर बना। और जो लिविंग बींग्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, एडेप्टेशन और रिस्पॉन्सिवनेस है, ये सब आप जानते ही हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स कि इनके अंदर एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है, जो नॉन लिविंग बींग्स यानी जीवों में नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। इनमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है और लिविंग थिंग्स में भी होता है। और रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग थिंग्स में तो होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता या वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी इन दो कैरेक्टरिस्टिक से आप लिविंग बींग्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग से भी मैच करते हैं। जैसे कि ग्रोथ है, वो लिविंग बींग्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है या इंटरनल होता है, और एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। इंटरनल मीन्स कि जो हमारे बॉडी जो है वो सेल से मिलकर यानी कोशिकाओं की बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी होती है या सेल से बनी होती है। तो सेल जो है उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। उसके बाद फिर डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर उनसे मतलब ऑर्गन का ग्रोथ होता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है, इस तरीके से। तो जो एनिमल्स या प्लांट होते हैं या लिविंग्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है, और जो मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे कि कोई पहाड़ है या कोई रॉक्स चट्टाने हैं, उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल जमते लगातार मतलब जम जाने से या जमते रहने से उनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे ग्रोथ को हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे, बट उसे भी ग्रोथ माना गया है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन इसमें मेंशन किया हुआ है कि ग्रोथ हो रही है, क्या, रिप्रोडक्शन। ये दोनों चीजें लिविंग बीइंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी जो डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सिवनेस है, एडाप्टेशन है और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सब मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी लाइफ फॉर्म में या लिविंग्स में शो करते हैं, जो उनको ही लिविंग्स माना जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिविंग थिंग्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन आगे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, बट फिर से यहाँ पर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं जिनसे मिल करके हमारा मतलब जो लिविंग थिंग्स की बॉडी है बनी हुई है, उनके द्वारा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन क्रिएट होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, वही उसे हमारे बॉडी को इंड्यूस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर एटम और मॉलिक्यूल, यानी एटम से मॉलिक्यूल बना और मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल बने, यानी मॉलिक्यूल में रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन के फलस्वरूप उसने इंड्यूस किया जो कि सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में फिर कन्वर्ट हुए, फिर उन सेल ऑर्गेनेल्स से सेल बना, टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से बायोसिनोसिस बना, और फिर उससे इकोसिस्टम बना, फिर इकोसिस्टम से बहुत सारे इकोसिस्टम से बायोम्स या बायोमा बना, फिर उसके बाद बायोस्फीयर बना। उसके फलस्वरूप ये हमारी सुंदर और प्यारी सी जो धरती दिख रही है, इस पे जो हरियाली दिख रही है, ये कहीं ना कहीं इस एटम के वजह से ही ऐसा दिख रहा है। और एनिमल्स जो दिख रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल के द्वारा ही दिख रहे हैं, क्योंकि इनका निर्माण इनसे ही हुआ है। नेक्स्ट, ये जो लिविंग फॉर्म है या लाइफ फॉर्म है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनमें वैरायटीज कितनी है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टडी हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करेंगे। इसमें हमें यही पढ़ना है कि कितने नंबर में और कितनी वैरायटीज प्लांट और एनिमल्स की हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, इसकी स्टडी हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। इस वर्ड का मीनिंग ही होता है बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स टू वैरायटीज या मेनी वैरायटीज।
बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जब हमने देखा कि बहुत सारी वैरायटीज मतलब प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाद में देखा गया, सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स के बारे में ही पता था। तो जब ये पता चला कि इनकी तो बहुत सारी वैरायटीज प्रेजेंट हैं, इनके बारे में स्टडी कैसे पॉसिबल हो, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन अवधारणा प्रपोज की गई कि जी इनको अलग अलग कैटेगरी में इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर, इनके एनाटॉमी के बेस पर, इनकी फिलोजेनेटिक रिलेशंस के बीच पर, इनके बिहेवियर के बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाए, जिससे आसानी हो और इजीली इनके हम बारे में स्टडी कर सकें, समझ सकें कि इनका बिहेवियर कैसा है और इनकी जो बॉडी पार्ट हैं या जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं और सिमिलरिटी इनकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितनी है। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद क्लासिफिकेशन से पहले नामनक्लेचर यानी इनका नामकरण करने की भी जरूरत हुई, क्योंकि क्लासिफिकेशन किया जाए तो किस बेस पर किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन्हें पर्टिकुलर नाम दिया जाए जो कि ये दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाएं, तो इनका नाम ये उसी नाम से जाने जाएं, क्योंकि पर्टिकुलर नाम जो रीजनल नेम है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग है, तो उससे इनके बारे में स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें एक साइंटिफिक नेम दिया जाए जो कि बायोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया, जिससे इनका एक यूनिक पहचान बने वर्ल्ड के अंदर। ये किसी भी कोने में हो तो इन्हें उसी नाम से जाना जाए और उसी के बेस पर इनकी स्टडी की जाए, क्योंकि वो नेम इनके कैरेक्टर्स और इनके बिहेवियर सारी चीज़ों को शो करेगा, जिससे हम आसानी से इनके बारे में स्टडी कर सकें। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। तो जो नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स हैं उसमें पहला है कि लैटिनाइज नेम्ड आर यूज। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि ग्रीक और लैटिन वर्ड साइंस में या साइंस के किसी भी ब्रांच में टर्म या नाम के रूप फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि डेड लैंग्वेज है। तो नाम के फॉर्म में एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि सिर्फ लैटिनाइज नेम्स ही इसमें यूज किए जाएंगे, किसमें, नॉमेनक्लेचर में, जिसमें से फर्स्ट वर्ड जीनस होगा एंड सेकंड वर्ड स्पीसीज। यानी जो नॉमेनक्लेचर होगी ये बाइनोमियल होगी, फर्स्ट जीनस यानी जेनरिक नेम होगा एंड सेकंड जो होगा वो स्पीसीज होगा या स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि इनके जो भी स्पीसीज जिनका हम नामकरण कर रहे हैं वो किस रीजन में पाए जा रहे हैं उसको भी साथ में रिप्रेजेंट करे और उनके बारे में स्टडी हम आसानी से कर सकें। और जो भी नॉमेनक्लेचर होगा, जो पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा वो इटैलिक फॉर्म में होगा, क्योंकि इसकी भी कोई नकल नहीं कर सकता, इटैलिक में हम नहीं लिख सकते। तो जब हम इसे हैंड रिटन या अपने हाथों के माध्यम से जब इसको हम लिखेंगे तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। ये रूल्स है नॉमेनक्लेचर का, जो कि नॉमेनक्लेचर की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा दिया गया है। और फर्स्ट वर्ड जो होगा, यानी फोर्थ पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। यानी जैसे हम किसी का, जैसे कोई नाम लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम, फॉर एग्जांपल हमने होमो सेपियंस ले लिया, तो होमो का जो फर्स्ट लेटर है यानी एच है वो कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। और सेपियंस यानी जो स्पीसीज नेम है वो सब के सब स्मॉल लेटर में होंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ एजेंसीज हैं जिनका सिर्फ यही काम होता है कि वो जो चीजें, मतलब जो भी एनिमल या प्लांट डिस्कवर हो रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं उनका नाम या उनका नॉमेनक्लेचर करें। उनके पर्टिकुलर नाम के लिए एजेंसीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें फर्स्ट है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इनका फुल फॉर्म है। इनका सिर्फ काम है कि प्लांट का नॉमेनक्लेचर करें, प्लांट का नामकरण करें। नेक्स्ट है ICZN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका सिर्फ फंक्शन है कि जो एनिमल्स डिस्कवर्ड हो रहे हों या उस टाइम पर डिस्कवर्ड किए गए थे, क्लासिफाई किए गए थे, उनका नामकरण करें, उनकी नेमिंग करें। उसके बाद फिर आता है टेक्सोनॉमी, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड टैक्सिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर और अरेंजमेंट, एंड नॉमस जिसका मतलब होगा लॉ और साइंस। तो टेक्सोनॉमी ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जो क्लासिफिकेशन की रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और उसके प्रिंसिपल हैं, मतलब किस बेस पर हमें एनिमल या प्लांट को क्लासिफाई करना है, कौन से प्रोसीजर या लॉज को यूज करके इन्हें क्लासिफाई करना है, उसकी स्टडी हम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो टेक्सोनॉमी को दो कैटेगरी यानी इसको कैटेगराइज भी किया गया है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, जिसमें से फर्स्ट है क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड सेकेंड है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ एनिमल या प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके किया जाता है, यानी बाहर से दिखने में वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी बॉडी संरचना कैसी है, बाहर से कैसे दिख रही है, सिर्फ इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके और उसका नामकरण या नॉमेनक्लेचर किया जाता है। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, इसमें एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी एनिमल्स या प्लांट के या लिविंग बींग्स के, उन सब को
मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कंसीडर किया जाता है, उसके बाद फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। राइट। जैसा कि हमने टेक्सोनॉमी में टाइप्स पढ़ा कि वो दो टाइप्स के होते थे, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक ऐसे ही नॉमेनक्लेचर में जो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं उसका भी दो टाइप्स है। एक है वर्नाकुलर और कॉमन नेम एंड दूसरा है साइंटिफिक नेम। वर्नाकुलर या कॉमन नेम वो नेम है जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के द्वारा दिया जाता है। मतलब जैसे इंडिया एक कंट्री है, एक देश है, बट दुनिया के लिए एक पार्ट ही हो सकता है, क्योंकि हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है हमारे अर्थ का। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो इस क्षेत्र के लोगों में जहाँ पर हिंदी भाषा बोला जाता है और भी जो भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग क्षेत्र में, वहाँ पर जो एनिमल या प्लांट पाए जाते हैं वहाँ उनके लिए अलग अलग उन्होंने उन लोगों ने अपना नामकरण कर रखा है। तो ऐसे नाम को कॉमन नेम या वर्नाकुलर नाम कहेंगे हम। लेकिन ये जितने भी नाम होंगे ये सिंगल वर्ड में होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से नाम होते हैं जो सिंगल वर्ड में लिखे होते हैं। तो वर्नाकुलर या कॉमन नेम, और इसे हम यूनिनॉमिनल भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल लेटर या मतलब सिंगल वर्ड में लिखे जाते हैं। एंड दूसरा है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम बायोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको ICVN और ICZN, ये दो संस्थाएं हैं जिनमें बायोलॉजिस्ट बैठते हैं और वो प्लांट हो या एनिमल हो उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखकर फिर उनका नामकरण करते हैं। और वो नाम जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया नाम जो होता है वो पूरे वर्ड यानी होल वर्ड में सिर्फ एक ही होता है, और उसी नाम से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसे एक यूनिक पहचान मिलती है। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम एक ही होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कहीं भी जाए कहीं भी रहे लेकिन उसका वही नाम होगा। और कॉमन नेम जो होगा वो रीजनल होता है, क्षेत्रीय होता है, लोगों के द्वारा दिया गया होता है जो उस क्षेत्र में रह रहे होते हैं। तो आपको नॉमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी और लिविंग बींग्स के बारे में पता हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम उसे जरूर देखेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आंसर कर सके। इसके आगे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसे कैरोलस लिनियस ने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। बायनोमियल मीन्स जैसे हमने देखा यहाँ पर मतलब यूनिनॉमिनल दिया हुआ है, यानी सिंगल वर्ड में जो नाम है वो कॉमन नेम सिंगल वर्ड में होता है, इसे यूनिनॉमिनल भी कहते हैं। तो जब साइंटिफिक नेम की बात आती है तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी बायनोमियल टाइप का होता है। इसमें एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पीसीज नेम होता है, जिसे हम आगे देख चुके हैं। ऐसे सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। और इन्होंने एनसीईआरटी में पॉइंट भी मेंशन कर रखा है कि ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट, फर्स्ट जेनेरिक एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, आपको हम बता चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इसी वीडियो में। उसके बाद सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिक का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी डाइवर्सिटी और रिलेशनशिप, यानी किस डाइवर्सिटी किस क्षेत्र में वो पाया जा रहा है और वहां पर कितनी वैरायटीज और जो है एनिमल या प्लांट की जिनका भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो कितनी वैरायटीज के एनिमल्स या प्लांट के बीच में पाया जा रहा है, कम्युनिटी में पाया जा रहा है या निवास कर रहा है, और उनसे उनका कैसा रिलेशन है, कैसा बिहेवियर है, इन सब की स्टडी हम सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और सिस्टमैटिक टर्म कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रपोज किया गया और उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, और इसी बुक में ये टर्म इन्होंने यूज किया जिसे हम सिस्टमैटिक्स के रूप में पढ़ते हैं। तो इनकी इस बुक का नाम और कैरोलस लिनियस का नाम मत भूलना, आप इसे नोट कर लीजिए। इन्होंने सिस्टमैटिक टर्म दिया, इसे भी याद रखिए। और इन्होंने ही बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा तो वहां पर हम 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सारे इसके बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक हायरार्की और कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक हायरार्की मींस जो टेक्सोनॉमी अभी हम पढ़ रहे थे उसमें किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इजीली से उनके बारे में हम पढ़ सके, उनके बारे में हम समझ सके। तो कैरोलस लिनियस ने 7 टेक्सा रैंक में उन्हें डिवाइड किया है। इन्हें टेक्सा, रैंक, कैटेगरीज या हायरार्की 4 नामों से जाना जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस भी नाम से आए ये आपको याद रखना है कि हायरार्की, कैटेगरीज, टेक्सा और रैंक ये चारों चीजें एक ही हैं। और इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया कैरोलस लिनियस ने, जिसको हम डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, यानी आरोही और अवरोही दोनों क्रम में। किंगडम से अगर स्टार्ट करेंगे तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और अगर हम
स्पीसीज ऑर्डर में अगर पढ़ेंगे तो स्पीसीज के बाद जीनस आएगा, जीनस देन फैमिली देन ऑर्डर देन क्लास देन फाइलम और डिवीजन। फाइलम एनिमल के उसमें हम यूज करेंगे जब एनिमल की बात होगी, और डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, अगेन किंगडम यानी जगत। इसको हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है बिगिनर्स को। इसके लिए हम एग्जांपल्स हमने लिया है होमो सैपियंस, यानी आपका ही एग्जांपल लिया है या अपना एग्जांपल लिया है, इससे इजीली आपको समझ में आए। या होमो सैपियंस, ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में, जिसमें आपको एक बार और ये भी बताते चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होमो सैपियंस इटैलिक फॉर्म में लिखा है, जिसमें जो जेनेरिक नेम है यानी होमो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यानी एच यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल है, और सैपियंस यानी स्पीसीज नेम जो है इसमें सब के सब स्मॉल है। और ये अंडरलाइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये इटैलिक में लिखे हुए हैं, अगर इटैलिक में नहीं होते तो स्पीसीज यानी सैपियंस को अलग अंडरलाइन किया जाता और होमो को अलग अंडरलाइन। तो आप उन्हें जब कॉपी में लिख रहे होंगे तो आप होमो को अलग अंडरलाइन कीजिएगा और सैपियंस को अलग अंडरलाइन कीजिएगा। तो आइए हम इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सा रैंक को समझते हैं। तो किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जाएंगे, यानी एनिमल्स। किंगडम मीन्स कि जो एनिमल और प्लांट है उनको टू किंगडम का जब क्लासिफिकेशन किया गया लिनियस के द्वारा, तो एक प्लांटी और एनिमेलिया दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें प्लांटी जो है उसमें पौधों का हम अध्ययन करते हैं या उन्होंने पौधों को रखा, और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स चाहे जितने जिस टाइप के हों उनको एक ही किंगडम एनिमल्स में या एनिमेलिया में रखा, किसने, लिनियस ने। तो एनिमल्स जो है या एनिमेलिया ये रिप्रेजेंट करता है किंगडम को, और कॉर्डेट्स यानी जो होमो सैपियंस की क्लासिफिकेशन है 7 कैटेगरी की, वो आप यहाँ पर आपको बताते चलें कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। तो एनिमेलिया किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा, और कार्डेट्स फाइलम को रिप्रेजेंट करेगा, मैमल क्लास को, प्राइमेट्स ऑर्डर को, होमिनिडी फैमिली को, और होमिनिड जीनस को, एंड होमो स्पीसीज को। स्पीसीज कॉन्सेप्ट थोड़ी सी टफ लगती है लोगों को, तो उसके लिए कुछ पॉइंट हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। यानी जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो आपस में इंटरब्रीड यानी रिप्रोडक्शन करते हैं और आप स्प्रिंग्स यानी संतान उत्पन्न करते हैं अपने ही जैसे, तो वो सेम मेंबर्स के स्पीसीज माने जाएंगे और वो उनकी स्पीसीज होगी। दिस इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको डॉबझॉन्स्की, एक बायोलॉजिस्ट थे और एक मेयर बायोलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने मिल करके स्पीसीज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था या टर्म यूज किया था, तभी से हम स्पीसीज के बारे में या स्पीसीज नाम पढ़ते आ रहे हैं। तो मेयर और डॉबझॉन्स्की ने स्पीसीज टर्म दिया, ये आपको नहीं बोलना है क्योंकि एग्जाम में आता रहता है कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ऐसे टेक्सोनॉमिक हायरार्की किसने दिया, लिनियस ने दिया, और टेक्सोनॉमी या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, वो भी लिनियस ने दिया। सिस्टोमा नेचुरी किसने लिखी, कैर्लोस लिनियस ने लिखी थी। तो ये सब सारी चीजें आप नोट करते चलिए साथ में, और ये पीपीटी आपको आईडीटी जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने बोले हैं उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो वहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें आपका मार्गदर्शन मिले, सजेशन मिले और हम आगे और बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच।